हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। जो क्लास 10th का क्रैश कोर्स था उसका 5th लेक्चर आज हम लेकर के आए हैं। थंबनेल की मदद से आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन जो कि चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न उठाए हैं, उसके आधार पर कुछ हमने क्वेश्चंस उठाए हैं जिन चीज़ों को आज हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम जनन से लेकर के और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी मादा के जो बाह्य जननांग होते हैं उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, नंबर 1, हमारे जीवन में जनन का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारे जीवन में रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, जनन का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है, देखिए जनन क्या होता है पहले यही जान लेते हैं, जनन के महत्व के बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, जनन क्या होता है? जनन होता है आपके नर तथा मादा के संयुग्मन से, ठीक है, के संयुग्मन से युग्मनज, ठीक है, युग्मनज का बनना। ठीक है, यहां से हम जनन कहते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की है। ठीक है, आगे हम जनन भी चलेंगे। देखिए जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब है कि अपनी संतति यानी अपनी जनरेशन को बढ़ाना। ठीक है, यहां केवल महत्व के बारे में चलो जान लेते हैं। क्या होता है? अपनी जनरेशन बढ़ाना, अपनी जनरेशन बढ़ाना। ठीक है, यानी जिस माध्यम से हम अपनी जनरेशन या अपनी संतति हम बढ़ा पाते हैं, ठीक है, उस माध्यम को कहते हैं आपका जनन। ठीक है, तो जनन के माध्यम से आप अपनी संतति को बढ़ा सकते हो। पहली चीज, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि लाइफ साइकिल चलती रहेगी, यानी जो जीवन चक्र है। मान लीजिए आप लोग फिलहाल आपकी एज 19 to 20 हो सकती है, फिर 14 to 15 हो सकती है। आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में आप लोगों को इस रिप्रोडक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बातें आप लोग समझ के चलिए, कोई भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जो आप लोगों को पता ना चले और जो आप लोगों को जिसकी नॉलेज आपको ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। पहली चीज कि जनन के माध्यम से हम अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यहां पर हैं तो आप लोग जनन की वजह से ही हैं। ठीक है ना, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना होती तो शायद आपका जन्म ना होता, आपके मदर फादर का जन्म ना होता, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का जन्म ना होता। ठीक है, पहली चीज तो जनन में यानी रिप्रोडक्शन में आप लोग अपनी संतति को बढ़ाते हैं, अपनी संतति का विस्तार करते हैं। दूसरी चीज, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन महत्व है, जनन का महत्व है, जनन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आनुवांशिक लक्षण जो जाते हैं, ठीक है, यानी जब आपकी मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है, कोई पैतृक कोशिका है, पेरेंट सेल माता पिता को कहते हैं हम। अब कोई पेरेंट सेल है, उनके माध्यम से किसी नई न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है, यानी एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। इस चीज के बारे में आप समझ लें तो सिंपल सी बात है कि जो नया बच्चा जन्म लेगा उस नए बच्चे को जो लक्षण आएंगे उसमें, ठीक है, वो लक्षण कहीं ना कहीं उसकी पैतृक कोशिका से आते हैं, यानी माता पिता से आते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे पेरेंट्स वैसी उनकी संतान। कहीं ना कहीं रेयर चांसेस हो जाते हैं, उसका मतलब अलग बैठता है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि अगर निरंतरता बनाए रखनी है तो जनन को जिंदा रखना पड़ेगा, जनन को जनन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अपनी जनरेशन अगर बढ़ानी है तो भी हमें जनन करना पड़ेगा। ये भी सिंपल सी बात है, तो आप इस चीज को उतार लें। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि जीवन में जनन की जो आवश्यकता है वो अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल या अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ आपके अंदर आते हैं, जो डीएनए होता है, उस डीएनए के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से आपके माता पिता के लक्षण आपके अंदर आते हैं। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद में हम और भी कह सकते हैं कि जनन दो प्रकार से हो सकता है।
जनन दो प्रकार से हो सकता है, यानी रिप्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है। नंबर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की, यानी कि एक बॉय की जरूरत होगी, एक गर्ल की जरूरत होगी, एक लड़का की जरूरत होगी, एक लड़की की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लें। उसके बाद ये पहला चीज आप लोग समझ आ गया होगा कि हमारे जीवन में क्या महत्व है। बिना जनन के हम अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते, अपनी संततियों को नहीं बढ़ा सकते, आनुवंशिक पदार्थ हमारे उनके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जनन का महत्व है। जनन दो युग्मों के बीच होता है, यानी दो गैमेट्स के दो लिंक के बीच होता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही लिंग होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ही लिंग अपना नया जो जनरेशन है वो बना देता है। जैसे अमीबा है, अमीबा आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, उसी से एक नया निर्माण होता है। ठीक है, उसी से एक नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप लोगों के सामने मैंने अभी अमीबा का जिक्र किया है तो उस अमीबा में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। पहली चीज बच्चों मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। अब इसके अंदर डिवीजन हो करके इसने दो अलग अलग अमीबा बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके अमीबा, ये जो आपकी डॉटर सेल्स है, यहाँ को डॉटर सेल्स कहेंगे हम, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल्स, ये आपकी पेरेंट सेल है यानी पैतृक कोशिका, यानी ये इसका पिता है। ठीक है, तो इनसे जो नई अमीबा डेवलप हुई है ये आनुवंशिकी रूप में और आकार की, यानी इसके शेप वगैरह में, यानी इसका जो रंग ढंग है, ठीक है, पूरा उसी के समरूप होंगे, यानी उसके जैसे ही होंगे। ठीक है, यानी इसके पेरेंट के ये दोनों जो संतान इसने बनाई हैं ये दोनों तीनों एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों अपने पेरेंट सेल के क्लोन हैं। ठीक है, या फिर जो जनरेशन हुई ये दोनों आपस में क्या है? क्लोन है, जुड़वा है। इतने जुड़वा है कि इनका जेनेटिकल ये जेनेटिक्स से भी यानी आनुवंशिकी से भी और आपके आकार की से भी सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो सिमिलर होते हैं आनुवंशिकी रूप से और आकार की रूप से, वो दोनों क्या होते हैं? आपके क्लोन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के लक्षण बताइए। ठीक है, नंबर 3 में लैंगिक जनन के लक्षण बताइए। ठीक है, लैंगिक जनन के लक्षण। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जो दो गैमेट यानी मेल तथा फीमेल के बीच होता है। ठीक है, मेल तथा फीमेल के बीच होता है। ठीक है, इसमें एक पुरुष और एक स्त्री होती है। ठीक है, स्त्री कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को भी हम कह सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की होती है। ये ऐसा जनन है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल दो गैमेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो ही गैमेट होते हैं आपके। अब इसके बाद हम इसके लक्षण जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, अगर आपने ये ना उतारा हो तो इसको उतार लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, लक्षण जान लेते हैं। पहला लक्षण ये है कि इसमें स्त्री यानी फीमेल बॉडी, ठीक है, और मेल बॉडी यानी पुरुष होता है। ठीक है, पुरुष सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है। क्लियर है, ये बातें हो गई। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। दूसरा जो है आपका, इसमें आपका जो फीमेल, यहां मेल से लेंगे हम, ये जो मेल है प्लस फीमेल है, आप लोगों को पता है या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवम बनाता है। ठीक है, ओवम बनाता है, ओवा बनाता है या फिर एग बनाता है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म बनाता है। ठीक है, स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, और ओवम यानी अंडाणु। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल प्लस फीमेल यानी स्पर्म प्लस ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जाइगोट बनाते हैं। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपका स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर के, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं?
जाइगोट बनाते हैं। अब ये शुक्राणु कैसे पहुंचते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ये शुक्राणु किसी दूसरी बॉडी में कैसे जाते हैं, यानी एक मेल बॉडी से, एक पुरुष से उसके स्पर्म एक फीमेल बॉडी यानी एक स्त्री में कैसे पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, नंबर 3 पॉइंट है आपका कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, ठीक है। विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, क्लियर है। अब यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। उसके बाद में मेल का जो गैमेट होता है वो होता है स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल का जो होता है वो होता है अंडाणु, यानी दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कर लिया होगा आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है, देखिए कई बार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द चेंज कम एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। यहां हम गर्ल्स की भी बात करेंगे और बॉयज की भी बात करेंगे। देखिए प्यूबर्टी का समय क्या होता है, प्यूबर्टी का समय होता है आपका कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग ये समझ लें, जैसे हम लोग पहले छोटे थे, आप लोगों ने मेरी थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने कुछ बॉयज वगैरह बनाए हुए हैं, है ना, और कुछ अपना गर्ल्स भी देखी होंगी, उनमें काफी तरीके का बदलाव आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी गर्ल्स थंबनेल में होंगी, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है ना, ये जो थंबनेल में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वही क्वेश्चन है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि प्यूबर्टी क्या होती है। देखिए प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन आरंभ, ठीक है। यहां हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर ये लिख लिया हुआ आपने। हर चीज को बहुत तरीके से समझना है ना, क्योंकि आप लोग अगर तरीके से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां रह जाएंगी जिसका आपको पता बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हर बात पता होनी चाहिए, हम लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यौवन आरंभ के समय लड़के तथा लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं यहां बॉयज यानी लड़के, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं हम गर्ल्स यानी लड़की, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो, प्यूबर्टी बता दूं पहले आपको, प्यूबर्टी क्या होती है। सॉरी यहां पे लड़का नहीं लिखना है क्योंकि यौवनारंभ तो इनका होता है, हमारा नहीं होता, ठीक है, क्लियर है, वो एडोलसेंस होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, किशोर अवस्था उसको कहते हैं। देखो बच्चों, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, प्यूबर्टी का क्या मतलब है। प्यूबर्टी है जब एक फीमेल बॉडी, ठीक है, जब एक फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एलिजिबल हो जाए, ठीक है ना, यानी कि उसमें एग फॉर्मेशन होना शुरू कर दे, या फिर उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाएं, या फिर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र शुरू हो जाए, ठीक है, ये सब परिवर्तन है, ठीक है। यानी प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं बहुत सारे, तो यहां पर हमें यही जानना है कि कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण हम लिख लेते हैं, पहला लक्षण है, पहले मेल का लिख लेते हैं, उसके बाद हम गर्ल्स बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। पहला जो है आपका चेहरा यानी स्किन, ठीक है, चेहरा और शरीर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है, बाल आ जाते हैं। ये मैं आप लोगों को किशोर अवस्था का बता रहा हूं पीरियड, ठीक है, कि बॉयज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहली बात आपकी बॉडी पे, ठीक है, और आपकी
स्किन, जो आपकी स्किन है बॉडी की और आपका फेस, ठीक है, चेहरा, उस पर हेयर्स आ जाते हैं। हेयर्स मतलब बियर्ड आ जाती है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पूरी बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं। तो ये परिवर्तन है कुछ, है ना, ये आपको तभी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है, आपके फेस पर पिंपल्स का बन जाना, है ना, पिंपल्स तैयार हो जाते हैं। बहुत लोग आप देखते होंगे कि लगभग 13, 14, 15 साल की एज में आप लोगों के फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो पिंपल्स आने का कारण केवल और केवल यही किशोर अवस्था है, ठीक है। समझ गए बात को? तो चलिए, पहला पॉइंट हमारा हो गया कि चेहरे और शरीर पे बाल आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 2, वर्षण, ठीक है, वर्षण कोष भी कह सकते हैं, वर्षण कोष प्लस शिश्न में वृद्धि। वर्षण कोष का मतलब होता है स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, और शिश्न को कहते हैं पेनिस, ठीक है बच्चों। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि स्क्रोटम क्या होता है। देखो बच्चों, मेल बॉडी में आपका जो पेनिस है, पेनिस यानी शिश्न, पेनिस यानी जो फीमेल बॉडी के अंदर कॉपुलेशन यानी मैथुन क्रिया के लिए एंटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। यानी मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको हम शिश्न बोलते हैं और आपका पेनिस बोलते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे, है ना, बिल्कुल नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर उसको हम कह सकते हैं। उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस होते हैं यानी वर्षण होते हैं, ठीक है, जो आपकी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर। अब अगर वो जो वर्षण है वो ना हो तो सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती, हम प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर जो प्रेजेंट टेस्टिस है वो स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि चेंजेस क्या है। वर्षण कोष बड़ा हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जब हम लोग जब एक मेल बॉडी बहुत एक मतलब चाइल्डहुड एज में होती है तो उसके जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम मतलब कि जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो दी हुई है पेनिस के जस्ट नीचे, वो बिल्कुल छोटी होती है। लेकिन एज ज्यादा होते होते है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्क्रोटम का साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है, स्क्रोटम का साइज इंक्रीज होता है। उसकी दूसरी चीज हम देख लेते हैं पेनिस। जब चाइल्डहुड एज में कोई मेल बॉडी होती है, कोई बच्चा होता है, तो वो बड़ा होता है, यानी उसकी एज लगभग 13 to 14, 16, 17 पे चली जाती है, तो उसके शिश्न यानी पेनिस में भी बहुत ज्यादा आप लोग बदलाव देख सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो चाइल्डहुड एज होती है उसमें साइज बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि यानी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें वेरिएशन मिल सकता है आपको। वेरिएशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों के स्क्रोटम और सब लोगों के पेनिस जो है सेम होते हैं, इनमें वेरिएशन मिलता है, ठीक है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, बोन्स एवं मसल्स मजबूत हो जाती हैं। बोन्स यानी हड्डियां, ठीक है, एंड मसल्स मजबूत हो जाती हैं, ठीक है, मजबूत हो जाती हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। बोन्स हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मसल्स, बॉडी शॉडी बना लेते हो आप लोग तो मसल्स भी बन जाती हैं, है ना, मसल मजबूत हो जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। नंबर तीसरा, चौथा है फोर्थ वाला, जननांगों के आसपास, जननांगों के आसपास यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, तथा बगलों में, ठीक है, हेयर्स का डेवलप हो जाना, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे पेनिस है तो उसके आसपास में हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एक चीज और भी है इसमें, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आर्म्स होती हैं उनकी जस्ट नीचे, जिनको हम बगल भी कह सकते हैं, उन पर भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, ये भी इसका एक लक्षण है। साथ ही साथ आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, आवाज में भारीपन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों की जो आवाज है, जो वॉइस है, वो थोड़ी सुरीली होती है ना, मधुर होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एडोलसेंस की एज बढ़ती है तो उस टाइम पे ये ज्यादा भारी हो जाती है और ये जो थ्रोट है यहाँ पर, ठीक है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, ये भी निकल जाता है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप।
बेसिकली मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की भाषा में अगर मैं बता सकूं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग कुछ नहीं बन सकते, आगे इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप होगा। ठीक है, मैं 100% कह रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मेल बॉडी के अंदर, जो मेल बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो एक तो है टेस्टेस्टेरोन एवं एंड्रोजन। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन तथा एंड्रोजन। ठीक है, तो ये तो परिवर्तन थे बॉयज में। ठीक, अब परिवर्तन में आते हैं हम गर्ल्स के। ठीक है, यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के टाइम पर, यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में भी आता है। ठीक है, यौवनारंभ के टाइम पर आपकी जो गर्ल्स हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी हम समझते हैं। पहला जो परिवर्तन है, फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, तथा स्तन यानी मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनका विकास हो जाता है, इनका विकास होता है इसमें। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको स्क्रोटम बताया कि स्क्रोटम मेल में है ना, स्क्रोटम और पेनिस का विकास होता है, ऐसे ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मैंने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की वीडियो क्लास 12th के उसमें डाली हुई है, अगर आप लोग वहां पे देखना चाहें तो आप चैनल को ओपन करते ही आप लोगों को स्टार्टिंग में दिख जाएगी, क्लास 12th/नीट वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो बच्चों पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये आपका। ठीक है, ठीक, ये आपका एनस होता है, आपको पता है। ठीक है, ये आपका लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये आपका लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है, ये आपका वजाइना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये मॉन्स प्यूबिस होता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस होता है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, आप लोग अगर समझ के चलेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये है, यानी जो पार्ट हमें दिखाई देता है ना, फीमेल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो हमें दिखाई देता है। क्लियर? अब ये जो दिखाई देता है, पहले क्या होता है, जब एक चाइल्डहुड एज होती है तो पहले इस जो आपका जननांग है इनका साइज मतलब कह सकते हैं बहुत छोटा होता है ना, स्मॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ती चली जाती है, एज बढ़ती चली जाती है और प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो उस टाइम पर इनका साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मॉन्स प्यूबिस है, इस मॉन्स प्यूबिस पर हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं इसके आसपास। जैसे जैसे पेनिस के में होते हैं ऐसे ऐसे इसी के अंदर भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि स्वेलिंग टाइप थोड़ा सा फूल जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी मदर से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। नहीं, हम कहते हैं कि बचपन में कहते हैं कि बचपन में बच्चे को केवल मदर मिल्क ही पिलाएं। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, स्टार्टिंग में अगर चाइल्डहुड एज की बात करें यानी बचपन की एज की बात करें तो साइज बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आती चली जाती है, जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आती है, उस टाइम पर जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली गर्ल्स में, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ भी आपको बताया कि इसमें भी वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है। कहीं पर किसी फीमेल बॉडी में ये साइज बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और किसी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, और बेसिकली नॉर्मल तो आपको पता ही है कि नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं आपकी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नंबर 2 पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मासिक चक्र। बेसिकली आप लोगों को पता है जब फीमेल में प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है तो फीमेल बॉडी का जो ओवरी है, ठीक है, वो एग रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जैसे एग रिलीज करेगा तो अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस टाइम पर उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं एंडोमेट्रियम की, ठीक है, वो फट जाती हैं और साथ साथ जो ओवम है जो तैयार हुआ था वो निकलता है। यानी उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर करती है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर से ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन होने से जो ब्लीडिंग होती है थ्रू वजाइना, ठीक है, थ्रू वजाइनल पोर, ठीक है, योनि के द्वारा जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी लगभग 28 to 29 डेज तक चलती है, सॉरी 29 डेज में रिपीट होती है, 5 to 7 डेज तक ये रेगुलर चलती है, ठीक है। क्लियर बात। अब यहां पर हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी, इसको हम बेसिक सी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में MCB कह सकते हैं, और बेसिकली गर्ल्स इसका यूज पीरियड्स के रूप में भी करते हैं, यानी पीरियड्स का नाम लेकर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 28 to 29 डेज में रिपीट होता है, 5 to 7 डेज तक ये चलता है, ठीक है। और इसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और FSH LH हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नंबर 3 पे नितंब, ये भी एक इसका हो सकता है एग्जाम्पल, नितंब चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सब आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है, NCERT बुक में है। अगर आप NCERT बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप साइड बुक का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं वो केवल आपकी बुक से लिया गया और केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने लिया है, ठीक है। नितंब का मतलब होता है, नितंब को हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जो फीमेल बॉडी का जो बैकवर्ड पार्ट होता है, जिसको हम हिंदी में शायद हिंदी में तो नितंब भी कहते हैं, ठीक है। यानी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं जो एनस का बाहर वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल पार्ट है बॉडी के बाहर का, ठीक है ना, फीमेल्स में, ठीक है, वो नितंब होते हैं, ठीक है, जिनको हम बस नितंब भी होते हैं, ज्यादा नहीं कह सकते हम, ठीक है। क्लियर है, मैं लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। यहां पर इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से ये मैंने कट कर दिया, ये थोड़ा सा इनमें फुलाव आ जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको केवल पढ़ाई के पर्पज से ही ले, है ना, और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो केवल इसको शांत माहौल में, है ना, ईयरफोन डाल के देखें, क्योंकि ये एजुकेशन है बच्चा, आप लोगों को लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में स्वर मधुर हो जाता है, स्वर मधुर हो जाता है, ठीक है। स्वर यानी जो मैंने कहा उधर मेल्स में कहा कि इनकी जो आवाज है थोड़ी भारी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो स्वर है, स्वर यानी इनकी बोली, इनकी आवाज बहुत सुरीली हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर भी जो आपके जननांग हैं, ठीक है, जो आपके जननांग मैंने अभी आपको बताया, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया था उसके मॉन्स प्यूबिस पर हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। बिलो आर्म्स यानी हमारी जो बगल होती हैं उनके अंदर, उनके नीचे भी क्या हो जाती है, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये चेंजेस आप लोगों को यौवनारंभ के समय देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्षण के क्या क्या कार्य हैं, वर्षण के क्या कार्य हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्षण क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस है, पेनिस के जस्ट बिलो, है ना, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है, उसके कार्य बताने। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, यानी वर्षण के क्या क्या कार्य हैं। पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्षण कोष, वर्षण जो है आपके वो वर्षण कोष में रहते हैं, ठीक है, वर्षण कोष में रहते हैं। क्लियर हो गया पहली बात, वर्षण कोष में रहते हैं, तथा इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो शुक्राणुओं का निर्माण करना है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है स्पर्म का, इसका टेस्टिस का काम, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है जी।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है, मैंने भी आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एक एंड्रोजन। तो यहां वर्षण में जो वर्षण है वो टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावण करता है। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावण करता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। वर्षण के क्या कार्य हैं, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉडी के बाहर रहते हैं। बॉडी के बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये क्वेश्चन हमारा कल भी था कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वर्षण कोश का तापमान कम होता है बॉडी के ताप से, तो इसलिए बाहर रहते हैं। और बाहर कहां रहते हैं? वर्षण कोश में। वर्षण कोश में इनका क्या कार्य है? ये स्पर्म बनाने का काम करते हैं, शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी का जो सिलेबस है कल हम और डिस्कस करेंगे। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम को हम डायग्राम से समझेंगे। साथ ही साथ कल मादा बाह्य जननांग यानी कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में समझेंगे, जो हमने भी डायग्राम बनाया था। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे पूरा का पूरा कि क्या डिटेल है। उसके बाद में और नेक्स्ट हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र जो बेसिकली गर्ल्स में होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल यही 3 टॉपिक पर हमारी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग बने रहिए। जितने भी टॉपिक्स होंगे सब A to Z बहुत सिंपल भाषाओं में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जितने क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नॉलेज है वो उसको बढ़ाएंगे, उसको गेन करेंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने क्लासमेट्स तक इस न्यूज को पहुंचा दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन आपको इंस्पायरल स्टडी परिवार, आपको इंस्पायर स्टडी चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा है। आप लोग अगर इस सीरीज से पढ़ते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों के 90% ये हेल्प करेगी। 90% आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी तो जब रिजल्ट आएगा आपको खुद पता चलेगा। आप अगले साल किसी दूसरे को फिर मोटिवेट करोगे कि आप वहां से पढ़ो, वहां से सर से स्टार्टिंग कराओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पहले आप लोग मेहनत कर लें बच्चों। जब पेपर में बैठोगे ना तब तुम्हारे कपिल सर याद आ जाएंगे कि कपिल सर क्या कह रहे थे और कपिल सर की कितनी क्वेश्चंस और कितनी बातें हमारी बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखी हुई हैं। तब आपको अफसोस होगा कि यार अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो भाई मैं तुम्हें यही कहूंगा, बेसिकली ये टॉपिक्स लेने का आज केवल पर्पस ये था कि आप लोगों का माइंड, आप लोगों का ब्रेन वॉश हो पाए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में गंदी मानसिकता भरी पड़ी है, उसको निकालना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझें और बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे आपको, आप लोगों को रुकना नहीं है। ठीक है, आप लोग रुके तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप अच्छा काम करोगे तब आपको जीने नहीं देंगे, आप गलत काम करोगे तब आपको जीने नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है कि अच्छा काम करके जी लो, है ना। जीने तो देंगे नहीं, क्योंकि गलत काम करेंगे तो सिंपल सी बात है गलत काम का गलत नतीजा होता है। अच्छे काम करेंगे तो कम से कम अच्छा नतीजा तो आपके सामने आएगा। लोगों का काम है कहना, है ना। एक कहावत छोटी सी है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब अपना काम करते हैं तो अपने काम में व्यस्त रहें। यानी सिंपल सी बात है कि गाड़ी चलती रहती है और जो साइड बाय साइड जो डॉग्स हैं वो भौंकते रहते हैं। ठीक है, तो उन कुत्तों को भौंकने दो। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आप लोगों को मजा आया तो वीडियो में। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।